हेलो बच्चों, माई सेल्फ नवीन अग्रवाल एंड आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का एक और पार्ट जिसे हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री बोलते हैं उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या सीख कर आए हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने गिब्स एनर्जी के बारे में पढ़ा था ना। एक रिएक्शन अगर पर्टिकुलर दिया हुआ है और उस रिएक्शन का अगर आप लोगों को गिब्स एनर्जी दिया हुआ है, डेल्टा जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी, है ना। तो अगर पर्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा जी 0 दिया हुआ है तो आपने पढ़ा था कि जो रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम पर होगा। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है मतलब वो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होगा, आपको करवाने की जरूरत नहीं होगी। और अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है तो वो रिएक्शन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब वो रिएक्शन आपको करवानी पड़ेगी, वो अपने आप नहीं होगी। आपको बाहर से कोई हेल्प लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल हेल्प की, फिर हम लोगों को वो रिएक्शन कर पाएंगे, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है यहाँ पर पता लग रहा है। थर्मो मतलब होता है हीट और केमिस्ट्री मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में जो हीट का एक्सचेंज होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री में, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इट कंसर्न विद एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज होगा उसके कंसर्न को हम लोग किसमें पढ़ेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री में। तो थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपको पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक एंड सेकंड वन इज एंडोथर्मिक, है ना। तो टेम्परेचर के बेसिस पर दो तरह की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो इसको पढ़ने से पहले चैप्टर को हमको इनके बारे में पता होना चाहिए। वैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले, पर फिर भी एक बार हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो क्या होती है, जिनमें हीट क्या होती है, इवोल्व होती है। जब रिएक्शन हो रही है और अगर हीट इवोल्व हो रही है रिएक्शन के ड्यूरिंग, है ना, तो वो गैस क्या होगा, एक्सोथर्मिक। और अगर आप लोग रिएक्शन करवा रहे हैं और करवाने के लिए आपको हीट देनी पड़ रही है तो वो रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक। तो अगर हीट निकला है, इवोल्व हुआ है, तो एक्सोथर्मिक। और हीट अगर आपको देना पड़ा है, एब्जॉर्ब हुआ है, तो एंडोथर्मिक, है ना। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, मैंने कोई भी एक रिएक्शन लिखा, जैसे मान लीजिए आपका एक रिएक्टेंट क्या बना रहा है, प्रोडक्ट, है ना। जैसे मान लीजिए आपका एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट आपका क्या बना रहा है, मान लीजिए एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। अब मान लीजिए रिएक्टेंट ने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। तो रिएक्टेंट की एनर्जी मान लीजिए कितना जूल था, 40 जूल, लेट सपोज। और जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट का एनर्जी अब यहां पर रह गया मान लीजिए 30 जूल। तो यहां पर क्या हुआ है, रिएक्टेंट का 40 था और जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो कितना रह गया, 30 जूल। मतलब क्या हुआ कि जो 10 जूल एनर्जी है वो क्या हो गया होगा, इवोल्व। क्योंकि पहले 40 था अब 30 रह गया, तो 10 जूल एनर्जी क्या हो गया, इवोल्व। तो मैंने यहाँ पर लिखा +10 जूल। यही तो 10 जूल क्या हुआ था, इवोल्व हुआ था ना। पहले 40 था अब 30 रह गया, मतलब 10 जूल क्या हो गया, इवोल्व। तो यहाँ पर मैंने प्लस करके लिखा कि नहीं लिखा। तो अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड प्लस कर कर कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उतनी एनर्जी क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है ना। और मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, अब इवोल्व हो रही है मतलब कौन सी रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो एक रिएक्शन हो रही है जिसमें ए प्लस बी क्या बना रहा है, सी प्लस डी। और यहाँ पर मैंने एनर्जी को प्लस क्यू कर कर लिखा हुआ है। तो प्रोडक्ट साइड अगर मैंने हीट को प्लस करके लिखा हुआ है मतलब इतनी एनर्जी क्या हो रही है, इवोल्व। मतलब वो कौन सी रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक। इसी तरीके से क्या हुआ कि मान लीजिए एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट ने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। अब रिएक्टेंट का एनर्जी आपके पास क्या था, 40 जूल। और जब प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 10 जूल एनर्जी देना पड़ा, आपको 10 जूल एनर्जी देना पड़ा। तो प्रोडक्ट का कितना हो गया, 50 जूल हो गया। तो आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 जूल देना पड़ा था ना। रिएक्टेंट का 10 जूल था, आप जब 40 जूल था। अब आप 10 जूल दोगे तो प्रोडक्ट बनेगा। तो आपने रिएक्टेंट को कितना जूल दिया, 10 जूल। तो इधर अगर मैं इसको लिखूंगा तो माइनस करके लिखूंगा ना, रिएक्टेंट साइड किया है ना मैंने 10 जूल। तो प्रोडक्ट साइड लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, -10। तो मेरे पास क्या था, रिएक्टेंट के पास 40 था, रिएक्शन को करवाने के लिए मैंने 10 जूल एनर्जी दी। डी मतलब कौन सा हो गया, एंडोथर्मिक। अब रिएक्टेंट को दिया ना यहाँ पर, तो प्रोडक्ट साइड लिखना है तो माइनस करके लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। आप या सिंपली देखो 40 था यहाँ 50 था तो -10 हुआ है कि नहीं। तो ये रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक। तो अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन में आपको हीट प्रोडक्ट साइड माइनस क्यू कर कर दिया हुआ है, मतलब वो रिएक्शन कौन सी हो गई, एंडोथर्मिक। तो अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड प्लस करके कुछ दिया हुआ है
मतलब एक्जोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट निकल रही है उतनी। और अगर आपको प्रोडक्ट में माइनस करके हीट दिया हुआ है तो मतलब उतनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। अब देखिए यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, मुझे बताएं जब एक्जोथर्मिक रिएक्शन था तो एनर्जी निकला था ना, पहले कितना था देखो 40 जूल, और अब कितना बचा 30 जूल, 10 जूल एनर्जी निकल गई ना। तो जब आप लोगों की एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो एनर्जी निकल गई तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, और प्रोडक्ट की क्या होगी कम। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की ज्यादा और प्रोडक्ट की क्या है, कम है। प्रोडक्ट की कम कब आएगी, जब एनर्जी निकल गई होगी, और निकली तो कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट का एनर्जी जो होता है वो प्रोडक्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब जब आप लोग डेल्टा एच करते हैं तो फाइनल माइनस क्या करते हैं, इनिशियल, मतलब एच पी माइनस एच, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब बताओ प्रोडक्ट की कम है और रिएक्टेंट की क्या है, ज्यादा। तो कम माइनस ज्यादा करूंगा तो कैसा आएगा, नेगेटिव। तो डेल्टा एच कैसा आ गया आपके पास, नेगेटिव। तो अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच क्या आ रहा है, डेल्टा एच होता है चेंज इन एंथैल्पी। अगर डेल्टा एच कैसा आ रहा है, नेगेटिव, देन रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जैसे मैंने कहा था यहाँ पर देखो 40 जूल है, 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, तो प्रोडक्ट की कितनी हो गई, 50 हो गई ना। तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या आ रही है, ज्यादा। तो एंडोथर्मिक में देखो यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो जब डेल्टा एच निकालूंगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ज्यादा माइनस कम कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है देन इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, और पॉजिटिव है तो इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। तो जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया देखो, अब सभी बच्चे देखो, यहाँ पर रिएक्टेंट था और रिएक्टेंट से आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। और मैंने प्रोडक्ट साइड क्या करके लिखा हुआ है, +10 करके लिखा हुआ है ना। तो अगर प्रोडक्ट साइड प्लस करके कुछ लिखा हुआ है, मतलब आपको पता लग गया कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पर आप लोगों को पता लग रहा है, इससे भी आपको पता लग रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, प्लस करके कुछ लिखा हुआ है। या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर प्लस करके लिखा हूँ ना, इसको लिख सकता हूँ मैं, इसको अगर हटाना होगा तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, रिएक्टेंट क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस रिएक्शन के साथ डेल्टा एच इक्वल टू -10 जूल। जब भी किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड प्लस करके कुछ लिखा हो, अगर उसको हटाना है, डेल्टा एच में कन्वर्ट करना है, तो -10 लेते, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जैसे इस रिएक्शन में देखो, अब अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, अब ये हटाना है, तो डेल्टा एच क्या लिखूंगा, ये माइनस क्यू करके दिया हुआ है ना, तो ये कितना आ जाएगा, +10। तो प्रोडक्ट साइड प्लस करके कुछ दिया हुआ है एनर्जी में, तो डेल्टा एच आएगा माइनस, और माइनस करके कुछ दिया हुआ है तो डेल्टा एच आ जाएगा प्लस। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा, हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्यू कैसा होता है, पॉजिटिव, और डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव। जबकि एंडोथर्मिक में क्या सीखा, क्यू कैसा है, नेगेटिव, और डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। एक यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, डेल्टा एनजी। तो वैसे तो डेल्टा एनजी के बारे में मैंने आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि अगर आप डेल्टा एनजी निकालना है तो किस तरीके से डेल्टा एनजी आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक रिएक्शन दिखा, मान लीजिए N2 + 3H2। अब सही बच्चे देखना है, यहाँ पर क्या बना रहा है, 2NH3 है ना। आपको पता है सभी को, नाइट्रोजन क्या होता है, गैस, हाइड्रोजन भी क्या होता है, गैस, और अमोनिया भी क्या होता है, गैस। अगर मान लो यहाँ पर मैंने, मुझे नहीं पता कितना है, पर मान लो यहाँ पर इस रिएक्शन में लिखा हुआ है +44 kJ। तो सभी बच्चे सोचे कौन सी रिएक्शन होगी। अगर प्रोडक्ट साइड प्लस करके कुछ लिखा हुआ है, प्लस करके कुछ लिखा हुआ है, मतलब उतनी एनर्जी निकल रही है, और निकल रही है मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर ये सिंबल दिया हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अब बताओ यहाँ पर प्लस करके लिखा हुआ है, इसको डेल्टा एच में कन्वर्ट करना है, तो डेल्टा एच में कन्वर्ट करना है तो साइन अपोजिट हो जाएगा। तो प्लस करके लिखा हुआ है तो देखो मुझे डेल्टा एच लिखना है, तो इसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा, -44 किलो, क्योंकि प्लस करके लिखा हुआ था ना। अब बताओ डेल्टा एच नेगेटिव है, तो वहां से ही पता लग गया कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। तो क्यू के साइन से या डेल्टा एच के साइन से तो आप लोग बता ही दोगे कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक। लेकिन मान लीजिए आपको एग्जामिनर ने कुछ भी नहीं दिया, ना क्यू दिया ना डेल्टा एच दिया, आपको सिंपली दिया N2 + 3H2, क्या दे दिया, 2NH2, और आपसे पूछा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। तो जनरली एक्सो और एंडो निकालने का जो जनरल तरीका होता है, अगर कुछ ना दिया जाए, ये एक टेम्परेरी तरीका है, परमानेंट नहीं है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक, तो कुछ किस तरीके से निकाल सकते हैं, आप लोग निकालेंगे डेल्टा एन जी। डेल्टा एन होता है चेंज इन मोल, और जी मतलब क्या होता है, गैस वाले, चेंज इन मोल ऑफ गैसियस कंपाउंड है ना। तो यहाँ पर जो भी चेंज निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है, प्रोडक्ट के मोल।
और इनिशियल क्या है, रिएक्टेंट के मोल, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट केवल गैस वाले लेने हैं, सॉलिड लिक्विड वाले नहीं लेने आपको, है ना, सॉलिड और लिक्विड कंसिडर नहीं करने हैं। गैस के देखो कितने हैं, प्रोडक्ट में 2 माइनस, रिएक्टेंट में देखो गैस के कितने, नाइट्रोजन का 1 मोल है और हाइड्रोजन के कितने मोल है, 3, तो 2 माइनस 3 कितना बचा, तो डेल्टा एनजी क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एनजी नेगेटिव आ रहा है तो वो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। एक जनरल मेथड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, परमानेंट मेथड नहीं है ना। तो अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एनजी कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो वो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। और अगर पॉजिटिव आ रहा होता तो रिएक्शन कैसी हो जाती, एंडोथर्मिक, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है देखो, डेल्टा एच और डेल्टा एनजी कैसे हैं, अगर नेगेटिव तो एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच और डेल्टा एनजी पॉजिटिव पॉजिटिव है तो कैसे हो जाएंगे, एंडोथर्मिक। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, एक्सोथर्मिक हो गया यहाँ पे, एंडोथर्मिक। अब इतनी सब कुछ कंक्लूजन अगर मैं निकालूं तो बस इतना सा याद रखो, एक्सोथर्मिक में हीट इवोल्व होगी, डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगी, डेल्टा एच कैसा आएगा, पॉजिटिव, है ना। एक और चीज देखें, अब देखिए अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ जनरल अभी डेल्टा एच के साइन के साथ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आने वाले चैप्टर में, तो मैंने बोला यहाँ पर मान लीजिए डेल्टा एच माइनस एक्स किलो जूल, इसका क्या मतलब, जैसे बोला डेल्टा एच माइनस, तो आप देखो खुश हो जाओ, नेगेटिव नेगेटिव मतलब एनर्जी निकल रही है ना। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक। तो N2 प्लस 3H2 जो 2NH3 बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हो रहा है, वो कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। तो अगर मैं इसका उल्टा रिएक्शन करूं, रिवर्स कर दिया रिएक्शन को, 2NH3 क्या बना रहा है, N2 प्लस 3H2, तो इसका जो डेल्टा एच होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। मतलब ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, यहाँ पर अगर ये रिएक्शन माइनस में था तो रिवर्स करते ही डेल्टा एच का साइन चेंज हो जाता है, क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। मतलब ये रिएक्शन कैसी बन गई, एंडो। मतलब आप समझ गए होंगे, अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, उस रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूं तो एंडोथर्मिक बन जाएगी। और कोई रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है, उस रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूं तो एक्सोथर्मिक बन जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, है ना। ये हम लोग आगे चलकर अभी पढ़ेंगे ना। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, डेल्टा एच नेगेटिव तो एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव तो एंडोथर्मिक, है ना। ये ग्राफ हम लोग चलते हैं, ये ग्राफ जो मेनली आएंगे वो आएंगे थर्मो केमिस्ट्री में, ही नहीं आते हैं, जनरली आते हैं केमिकल काइनेटिक में, है ना, वो हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बेसिक सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, होता क्या है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो, मैंने कहा था जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो एनर्जी क्या होगी, इवोल्व होगी। अब एनर्जी अगर क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की क्या होगी, कम, क्योंकि निकल गई ना एनर्जी। तो निकल गई तो एनर्जी अब कम बची हुई है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैंने कहा था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की कम होगी, प्रोडक्ट की, सॉरी, रिएक्टेंट की ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की क्या होगी, कम होगी। अब देखो मैं ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया किसके बीच में, एक तो एनर्जी के बीच में, और एक मैंने ग्राफ बनाया यहाँ पर रिएक्शन पाथवे के बीच में, है ना, एनर्जी और रिएक्शन पाथवे। तो रिएक्टेंट क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या बनाता है, हमेशा प्रोडक्ट बनाता है। तो मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट से क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। अब इस ग्राफ में बस इतना सा कंसिडर करें, देखो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, और अगर मैं प्रोडक्ट की एनर्जी का देखूं तो प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में से आप लोग बताएं कौन सी ज्यादा होगी, सोच के बताएं। रिएक्टेंट का एनर्जी ये रहा, और जो प्रोडक्ट का एनर्जी है वो कौन सा आ रहा है, ये बस। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की क्या है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की क्या है, हाँ। मतलब एनर्जी क्या हो गई, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते वक्त निकल गई मतलब कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। तो ये ग्राफ किसका हो गया, देखो यहाँ पर एक्सो का बना हुआ, रिएक्टेंट की ज्यादा है और प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनाई हुई कम। इसी तरीके से आप लोग सोचो, अगर मैं क्या करता हूँ, रिएक्टेंट से क्या बना रहा हूँ, प्रोडक्ट, है ना। तो जब मैंने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया तो ये मेरे पास क्या था, रिएक्टेंट, और ये मेरे पास आया क्या, प्रोडक्ट। तो जब मैंने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया तो क्या हुआ, देखो रिएक्टेंट की एनर्जी तो इतनी है, और प्रोडक्ट की एनर्जी अब आपके पास कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। तो ये रिएक्टेंट की है और यहाँ पर क्या आ रही है, प्रोडक्ट की। ज्यादा हो गई ना एनर्जी, ज्यादा कब होगी, जब एनर्जी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। यहाँ पर देखो रिएक्टेंट की कम है और प्रोडक्ट की अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। ज्यादा कब आएगी, जब एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब। तो कौन सी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ग्राफ आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इस ग्राफ में मैंने एक और चीज मेंशन की हुई है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस एक्टिवेशन एनर्जी का क्या मतलब है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर समझे, एक्टिवेशन एनर्जी का क्या मतलब है ना। सही बच्चे यहाँ पर सुनना समझना थोड़ा सा।
जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई एक पहाड़ चढ़ना है ना, मान लीजिए कोई पहाड़ है, इसको आप लोगों को चढ़ना है, यहाँ पर आप लोग 3 लोग खड़े हो, 1 2 3, ये तीनों क्या है, रिएक्टेंट। अब इन रिएक्टेंट को यहाँ पर पहुंचना है, यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो क्या बन जाएंगे प्रोडक्ट। अब हम लोग 3 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी ना, तो हमारी खुद की एनर्जी तो कुछ ना कुछ होगी ही होगी। लेकिन सोचो जो भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे वो क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट। अब आप लोग बताइए यहाँ पर कौन पहुंचेगा, जो इस पहाड़ को चढ़ जाए, जिसके पास भी इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, इस पहाड़ को चढ़ने की एनर्जी होगी, जिसके पास खुद के पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी, 3 लोग खड़े हैं, उनकी खुद की तो एनर्जी होगी होगी मिनिमम एनर्जी। जो भी लोग इस पहाड़ को चढ़ने की एनर्जी रखते हैं, इनके पास जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाए तो मजा आ जाएगा। इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाए पहाड़ को चढ़ने की, तो वो कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पर। फिर तो भैया फिसल कर ही आना है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो प्रोडक्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो जिनके पास भी ये एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी वो क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट। तो किनके पास ये एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी, जिनके पास मान लीजिए किसी के पास पार्ले जी हुआ, पार्ले जी खाया और क्या हुआ, एनर्जी आ गई एक्स्ट्रा, पार्ले जी खाया एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, कहाँ चढ़ गया, पहाड़ पर, फिसल जाएगा यहाँ से। तो जब उन्होंने पार्ले जी खाया तो एक्स्ट्रा एनर्जी आई कि नहीं आई, जिससे वो पहाड़ चढ़ पाए। तो इस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ए मीन्स एक्टिवेशन, मतलब एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जिनके पास भी ये एक्स्ट्रा एक्टिवेशन जितनी एनर्जी है वो क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे। तो यहां पर भी देखो क्या है, यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट है कि नहीं है, ये यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट है, देखो इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक रिएक्टेंट है। अब इतनी मिनिमम एनर्जी यहाँ से नीचे से, यहाँ से देखो ये ग्राफ यहीं से था, यहाँ से यहाँ तक की रिएक्टेंट के पास एनर्जी है ही। जिनके पास भी ये रिएक्टेंट से टॉप तक की एनर्जी होगी, यहाँ तक पहाड़ चढ़ने की एनर्जी होगी, वही तो प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो रिएक्टेंट से इस टॉप तक की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, इस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। अरे तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ये अगर एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई तो ये यहाँ पहुंच जाएगा और रिएक्टेंट फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट। यहाँ पर भी देखो रिएक्टेंट के पास इतनी मिनिमम एनर्जी तो थी, इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट से वो टॉप तक, ये अगर एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए, ये प्रोडक्ट बना लेगा कि नहीं बना लेगा, बिल्कुल बना लेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी, इसे क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास अगर एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए, जिससे वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में, है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अभी तक के लिए। आप लोगों को जितना भी बताया उसमें क्या है, करो एक्सो मतलब डेल्टा एच नेगेटिव और एंडो मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, कंप्लीट, है ना। चलो तो हम लोग आगे चलते हैं। अब थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे पहले देखते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। देखिए आप लोग बचपन में क्या पढ़कर आए हैं, बचपन मतलब 9th 10th, 9th 10th में आप लोग पढ़कर आए होंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे अगर आप लोगों के सर ने पढ़ाया, अगर आपको याद हो, तो मैंने लिखा सी सॉलिड प्लस O2 गैस, ये क्या बना रहा है, CO2 गैस। तो यहाँ पर देखो एक कार्बन है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, और सभी की स्टेट मैंने मेंशन की हुई है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते थे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये 9th 10th में पढ़ते थे हम लोग, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब क्या होता है, अगर ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसके साथ साथ इसमें जो एनर्जी का चेंज हुआ है वो भी लिख दो है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी, अब इसकी एनर्जी में चेंज हुआ, मान लो कितना, -393.5 किलो जूल। इसकी इस रिएक्शन की एनर्जी में कितना चेंज हुआ, -393.5। अब माइनस आ रहा है मतलब आपको पता लग गया होगा कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। तो इस ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ अगर उसकी एनर्जी चेंज भी लिख दूं तो उसे हम लोग कहते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल, केमिकल मतलब केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल रिएक्शन, और उसके साथ क्या अटैच करूं, थर्मो मतलब हीट अटैच कर दूं, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। लिखा है व्हेन हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व। अब रिएक्शन में कुछ भी हो सकता है ना, हीट देनी भी पड़ सकती है और निकल भी सकती है। इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, देन इट इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो मुझे लगता है यहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर ग्रीन से मैंने लिखा है, इफ नो कंडीशन इज गिवन देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज कंसीडर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ये लाइन अभी मैं छुड़वा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद हम लोग लेंगे, ये आपको समझ में आ जाएगा, अभी इसको छोड़ दो। देखो अभी मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, अगर आपके पास क्या है N2 + 3H2 क्या दिया हुआ है, 2NH2, यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसका डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, -X किलो जूल। कितना दिया हुआ है, -X किलो जूल, है ना। एक रिएक्शन है, इसका डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, -X किलो जूल। अब देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, पहली कंडीशन, इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय,
अगर इस रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये 2N2, ये क्या बन जाएगा 6H2, ये क्या बन जाएगा 4NH3। तो देखो डेल्टा एच कितना हो गया, -2x किलो जूल। मतलब कुछ समझ में आया। अगर आप लोग रिएक्शन, किसी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका डेल्टा एच भी 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अगर सेम मैं क्या करता, अगर किसी रिएक्शन में 2 का डिवाइड कर देता तो डेल्टा एच भी क्या हो जाता, 2 से डिवाइड हो जाता। तो जो काम आप लोग रिएक्शन के साथ करोगे वही सेम काम किसके साथ होता है, डेल्टा एच के साथ। जो काम आप लोग किसके साथ करते हो, रिएक्शन के साथ, वही काम किसके साथ होता है, डेल्टा एच के साथ। अगर मल्टीप्लाई करोगे किसी से तो मल्टीप्लाई होगा, और अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, डिवाइड होगा। सेकंड, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर रिएक्शन को क्या कर देते हैं आप लोग, रिवर्स, उल्टा कर देते हैं। अगर रिएक्शन को क्या कर देते हैं, रिवर्स। देखो यहाँ पर N2 प्लस CH2 क्या दिया हुआ है, 2NH3। मैंने क्या कर दिया, देखो 2NH3 क्या बना रहा है, N2 प्लस 3H2। मैंने रिएक्शन को क्या कर दिया यहाँ पर, रिवर्स। तो रिएक्शन को जैसे रिवर्स करोगे तो डेल्टा एच का साइन चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर डेल्टा एच क्या था, -x था ना, यहाँ पर डेल्टा एच क्या आ गया, प्लस है। तो मैंने कहा था रिवर्स करोगे तो एक्सोथर्मिक बन जाएगी एंडो, और एंडो बन जाएगी एक्सो। इस लो को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लो को हम लोग क्या बोलते हैं, लैवोइजियर या फिर लाप्लास लो। क्योंकि इन्होंने दिया था, इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इनका नाम याद करना, पर फिर भी बता दिया है कि इन्होंने क्या कहा था कि कोई रिएक्शन का डेल्टा एच अगर आपको गिवन है, अगर उस रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो डेल्टा एच का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। डेल्टा एच का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। ये किसने बताया था, लैवोइजियर और लाप्लास। तो अब अपना पर्टिकुलर चैप्टर एक बेसिक आप लोगों को पता लग गया है, तो चैप्टर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, हीट ऑफ रिएक्शन, या फिर इसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एच आपको पता है एंथैल्पी चेंज होता है, और आर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आर मतलब किसकी, रिएक्शन की एंथैल्पी, है ना। तो अब देखिए बच्चों, आप लोगों का ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इस चैप्टर के अगर आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में कोई फॉर्मूलाज नहीं है ना। इस चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आप लोगों को मुझे अच्छे से सुनना पड़ेगा, पूरे फोकस्ड होकर। इस चैप्टर में सारी डेफिनेशंस हैं, तो जितना अच्छा आप लोग डेफिनेशन को सुनेंगे आपका क्वेश्चन उतनी ही आसानी से क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो इस चैप्टर में डेफिनेशन को सुनना बहुत ज्यादा मस्ट है ना। अच्छे से सुने, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग बार बार रिवाइज करेंगे, चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। जब लेक्चर खत्म होगा तो आप लोगों को ये लेक्चर पूरा अच्छे से आता होगा, इतनी मेरी गारंटी है ना। बट आप लोगों को अच्छे से सुनना पड़ेगा, है ना। और कोई भी टारगेट अचीव करना है तो फोकस होकर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। तो जब भी आप लोग पढ़ रहे हो तो इस तरीके से पढ़े, ऐसा ना हो कि डिस्टर्बेंस हो रहा हो, है ना। आप लोग अकेले हो, फोकस्ड हो और अच्छे से पढ़े। और जनरली क्या देखा जाता है, देखो जनरली हम लोग जब पढ़ते हैं तो नींद आने लगती है ना। क्योंकि कोई भी काम हम लोग ऐसा, देखो पढ़ाई सभी, हर किसी को तो अच्छी नहीं लगती, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई अच्छी लगती है। ऐसे बहुत कम बच्चे मिलेंगे, है ना। 100 में से मुश्किल से 1-2 बच्चे ऐसे होंगे जिनको पढ़ाई अच्छी लगती होगी, बाकी हमारे जैसे होते हैं एकदम। तो आप लोगों को पता है, अगर करियर बनाना है तो पढ़ाई से आसान तरीका कुछ भी नहीं है करियर बनाने का। आप और कोई भी चीज ले लीजिए, देखो हमारे एग्जाम में क्या होता है, अगर आईआईटी में देखें तो 6 लाख बच्चों में से भी काफी सारी सीट्स हैं, और अगर मेडिकल में देखें तो 18 लाख बच्चों में से भी लगभग 17-18 बच्चों को कॉलेज मिल जाता है ना। तो यहाँ पर लगभग जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और कोई भी फील्ड देखिए आप लोग, क्रिकेट में जाना चाहते हैं, सभी लोगों में से 11 लोग सेलेक्ट होते हैं। बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, 1 या 2 लोग सेलेक्ट होते हैं। सिंगिंग कंपटीशन में जाते हैं, 10-11 लोग सेलेक्ट होते हैं। डांसिंग कंपटीशन में जाते हैं, 10-11 लोग सेलेक्ट होते हैं। तो सबसे आसान तरीका सक्सेस पाने का क्या है, मेहनत, पढ़ाई। तो पढ़ाई पर थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए, जब भी नींद आए आप लोग थोड़ा बहुत, आप लोग क्या लेकर बैठिए, पानी लेकर बैठिए। हर आधे घंटे बाद आप लोग पानी को क्या कीजिए, पीजिए, जिससे आप लोग का फोकस्ड बना रहे पढ़ाई के लिए, है ना। नींद ना आए आप लोगों को, है ना। और थोड़ा इंटरेस्ट लेकर देखिए तो चीजें हो जाएंगी, है ना। ये सोचकर बैठो कि यार हमको समझना है इस लेक्चर में, ये करके बैठेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हीट ऑफ रिएक्शन की। तो हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डेल्टा एच, और आर में क्या हो गया, रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, देखो मैंने एक रिएक्शन लिखी है यहाँ पर, H2 + Cl2 क्या बना रहा है, 2HCl। तो आप लोग देख रहे हैं H2 + Cl2 यहाँ पर क्या बना रहा है, 2HCl। तो यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर गया ना। और एनर्जी में चेंज कितना है, -44 किलो कैलोरी। याद नहीं करना, बस देखें आप कितना है, -44 किलो कैलोरी। तो अगर आपका रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपका रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है तो जो भी एनर्जी में चेंज होगा, एनर्जी देनी भी पड़ सकती है और निकल भी सकती है।
ये जो भी हीट में चेंज होगा उसे क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रिएक्टेंट आपका कंप्लीटली रिएक्ट करना चाहिए। तो जो भी एनर्जी में चेंज होगा वो देनी भी पड़ सकती है, निकल भी सकती है, उसे क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। नीचे वाले को देखने में देखो, 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट कर दिया, अमोनिया बना दिया। तो जो भी एनर्जी में चेंज होगा उसे क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। दोनों रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है, मतलब कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। पर ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है ना, तो कुछ भी हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आप लोग देखिए, मैंने पहली रिएक्शन लिखा है H2 प्लस हाफ O2 क्या बना रहा है, H2। सेकंड रिएक्शन में यही लिखा है H2 प्लस हाफ O2 क्या बना रहा है, H2O। दोनों रिएक्शन सेम है, दोनों रिएक्शन में वाटर बन रहा है। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं कि डेल्टा H जो है दोनों का ही क्या है, डिफरेंस आ रहा है। ये आपको डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार बोला है मैंने। दोनों ही रिएक्शन में पानी बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं डेल्टा H का जो डाटा आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, वो दोनों में डिफरेंट है। क्यों आ रहा है, यहाँ पर देखो, एक में क्या बना है, लिक्विड स्टेट में, और एक में क्या बना है, गैसियस स्टेट में। तो दोनों में हम लोगों ने वाटर फॉर्म किया है, लेकिन एक में वाटर बनाया मैंने लिक्विड स्टेट में, और एक में वाटर बनाया मैंने गैसियस स्टेट में। तो दोनों का डेल्टा एच जो आया उसका वैल्यू क्या है, डिफरेंट आया ना। तो आपका जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है, जो डेल्टा एच का वैल्यू होता है, वो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है। यस सर, यहाँ पर लिक्विड बना है और यहाँ पर गैस बना है, दोनों का अलग आया कि नहीं आया। अच्छा, डिफरेंस क्यों आया, आप लोग हम लोग समझते थोड़ा सा। देखो लिक्विड में कितना निकला, -286 किलो जूल। अब देखो मैंने H2 प्लस हाफ O2 लिया, पानी बनाया, और -286 मतलब निकला ना। तो 286 किलो जूल एनर्जी निकली, मैंने उसको पकड़ के रख लिया। सोचो, मैंने H2O लिक्विड बनाया और कितनी एनर्जी निकली, 286, माइनस है ना, माइनस मतलब निकली, मैंने उसको पकड़ लिया। अब मेरे पास 286 किलो जूल एनर्जी है, और आपके पास पानी किस स्टेट में बन गया, लिक्विड स्टेट में। अब सोचो मुझे गैसियस स्टेट में बनाना है पानी, किसमें बनाना है, गैसियस स्टेट में। मेरे पास 286 किलो जूल एनर्जी बची हुई, मैंने पकड़ ली उसको। अब मुझे लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। आप सोचो पानी को गर्म करते हो तो एनर्जी देनी पड़ती है ना। तो मेरे पास 286 थी और पानी लिक्विड स्टेट में पड़ा है। अब उसमें से कुछ एनर्जी निकालकर मुझे देनी पड़ेगी ताकि लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस। तो 286 में से मान लो मैंने 44 किलो जूल एनर्जी दे दी ताकि लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में। तो मेरे पास कितनी बची, 242 बची। तो वो एनर्जी यहाँ पर 242 एनर्जी निकली है। तो यहाँ पर कम क्यों निकली, क्योंकि कुछ एनर्जी लिक्विड को किस में कन्वर्ट करने में लग गई, गैस में। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। सेकंड देखिए, यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है, एलोट्रोपिक फॉर्म पर। पहली रिएक्शन में देखो कार्बन प्लस O2 क्या बना रहा है, CO2। सेकंड रिएक्शन में भी कार्बन प्लस O2 क्या बना रहा है, CO2। दोनों में कार्बन को जला रहा हूँ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, मतलब जला रहा हूँ, है ना। और कंबशन कर कर क्या बना है आप लोगों के पास, CO2। लेकिन एक में मैंने कार्बन का कौन सा एलोट्रोप जलाया है, ग्रेफाइट, जो स्टेबल होता है ना। और एक में कार्बन का कौन सा एलोट्रोप जलाया मैंने, डायमंड। तो एक में मैं ग्रेफाइट को कंबशन कर रहा हूँ और एक में मैं डायमंड का कंबशन कर रहा हूँ, जला रहा हूँ। तो दोनों में एनर्जी देखो, दोनों रिएक्शन सेम है, C प्लस O2 CO2, लेकिन एक में किसको मैंने कंबशन किया है, ग्रेफाइट, और एक में डायमंड। दोनों में एनर्जी क्या निकली है, अलग अलग निकली। तो क्या एलोट्रोपिक फॉर्म पर भी डिपेंड करता है, क्या सर। कार्बन के देखो एलोट्रोप से ग्रेफाइट और डायमंड दोनों को जलाने पर अलग अलग एनर्जी निकल रही है, रिएक्शन सेम हो रही है। लेकिन एलोट्रोप थे ना, तो दोनों की एनर्जी क्या निकली, अलग अलग निकली। तो एक फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दूसरा किस पर डिपेंड करता है, एलोट्रोपिक फॉर्म पर। और अगर आप लोगों को पूछा जाए, मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा चुका हूँ और अपने कार्बन फैमिली में पढ़ा होगा कि जो थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। अगर पूछा जाए कि थर्मोडायनेमिकली कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ग्रेफाइट या डायमंड, तो आप लोग क्या बोलेंगे, ग्रेफाइट। क्या बोलेंगे आप लोग, ग्रेफाइट, है ना। और तीसरा इक्वेशन होता है किरचॉफ इक्वेशन। किरचॉफ इक्वेशन किस पर बताता है, टेम्परेचर पर, है ना। ये किसके बारे में बताता है, टेम्परेचर के बारे में। तो किरचॉफ इक्वेशन लर्न करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा एच जो होता है, एंथैल्पी चेंज होता है एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी। और जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है डेल्टा ई, वो होता है एनसीपी डेल्टा टी। एंथैल्पी में चेंज होता है एनसीपी डेल्टा टी, और इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है एनसीवी डेल्टा टी। तो देखो किरचॉफ इक्वेशन कैसे निकालूंगा, एन तो वन रख दूंगा, एन वन रख दूंगा तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या बन जाएगा, सीपी डेल्टा टी। और डेल्टा ई क्या बन जाएगा, रखने का तरीका बता रहा हूँ, सीवी डेल्टा टी। तो बस यहाँ पर देखो डेल्टा एच है, तो इसको क्या लिख दो किरचॉफ इक्वेशन में, डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच इक्वल टू सीपी को क्या लिख दो, डेल्टा सीपी। और डेल्टा टी को क्या लिख दो, टी टू माइनस। कितना आसान है। ऐसे डेल्टा ई को क्या लिख दो, डेल्टा ई टू माइनस डेल्टा ई वन। सीवी को क्या लिख दो, डेल्टा सीवी। और डेल्टा टी को क्या लिख दो, टी टू माइनस टी वन। तो इस तरीके से किरचॉफ इक्वेशन क्या कर सकते हैं आप,
याद कर सकते हैं। एक और अगर आपको याद हो, मैंने थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों को क्या बताया था, अगर मैं गैस की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, गैस की। तो अगर मैं गैस की बात करता हूँ तो गैस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, फॉर गैस डेल्टा एच इक्वल टू क्या बताया था, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी, बताया था। और ये बताया था अगर आपके पास डेल्टा एन जी, अगर ये अभी बताया डेल्टा एन जी क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल है ना, और वो गैस वाले है ना। अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है डेल्टा एच इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा ई। अगर ये कैसा है, पॉजिटिव, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो कौन बड़ा होता है, डेल्टा एच। और एक मैंने बताया अगर ये कैसा है, लेस देन जीरो है तो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई। ये आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में जाकर देख सकते हैं, सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने बता दिया है ना, कि डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो दोनों बराबर होंगे। अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है तो डेल्टा एच बड़ा होगा, और लेस देन जीरो है तो कौन बड़ा होगा, डेल्टा ई, है ना। इसके बाद एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मैंने बताया था कि रिएक्टेंट क्या कर जाना चाहिए, कंप्लीटली रिएक्ट कर जाना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर जाना चाहिए। कंप्लीटली रिएक्ट कर गया फिर जो एनर्जी में चेंज हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर लिखा है मैंने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब डेल्टा आर एच नोट। ये नोट मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि जो रिएक्टर, इस चैप्टर में बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, जहां पर भी नोट लग जाए उसका मतलब क्या है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ना वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में होना चाहिए। जैसे कार्बन है, तो कार्बन अगर स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहा है तो कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अभी बताया था, ग्रेफाइट। तो वो ग्रेफाइट में होना चाहिए ना। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट होता है H2 गैस। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट होता है O2 गैस। क्लोरीन है, क्लोरीन का स्टैंडर्ड स्टेट होता है Cl2 गैस। ब्रोमीन है, ब्रोमीन का स्टैंडर्ड स्टेट होता है Br2 लिक्विड। ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है, उसका स्टैंडर्ड स्टेट। आयोडीन है, आयोडीन का स्टैंडर्ड स्टेट होता है I2 सॉलिड। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं वो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में होने चाहिए ना। स्टैंडर्ड कंडीशन पर अगर कोई प्रेशर टर्म इन्वॉल्व है तो प्रेशर होना चाहिए 1 बार। कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व है तो कंसंट्रेशन होनी चाहिए 1 m, 1 मोलार। और जनरली स्टैंडर्ड कंडीशन पर मैं आपको बता दूं टेम्परेचर डिफाइन नहीं होता। स्टैंडर्ड कंडीशन पर टेम्परेचर डिफाइन नहीं होता, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड कंडीशन दी हुई है और टेम्परेचर की जरूरत पड़ गई और डिफाइन नहीं किया गया, तो आप लोग रूम टेम्परेचर ले लें 25 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने लिखा है यूजुअली 25 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड कंडीशन पर टेम्परेचर डिफाइन नहीं होता है, लेकिन अगर आपको नहीं दिया गया तो आप कितना मान सकते हो, 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो अब हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में 4 तरह की टाइप ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहले आता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बहुत आसान है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जब भी आपको बोले एग्जामिनर कि आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जिसका भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है उसका 1 मोल बना। फॉर्मेशन मतलब बना, तो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है तो उसका कितना मोल बनाना है, 1 मोल फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। अब इसका क्या मतलब है, सुनना चाहते हैं, मुझे कितना मोल बनाना है फॉर्मेशन में, हमेशा 1 मोल बनाना है फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। इसका क्या मतलब है, अब से बच्चे सुनना है यहाँ पर। देखो मैंने लिखा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अगर आप लोग देख रहे हो इसका सिंबल क्या होता है, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज, और एफ मींस फॉर्मेशन की। तो अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो तो मैंने क्या लिखा हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिखा हुआ है डेल एफ एच एच टू। तो एफ मींस फॉर्मेशन की एंथैल्पी, और किसके लिए, पानी के। तो जिसके लिए भी आपको फॉर्मेशन लिखना है उसका कितना मोल बनाना है, आपको 1 मोल। तो मुझे इसका मतलब क्या है कि वाटर का कितना मोल फॉर्म करना है, 1 मोल। कुछ ना बोला जाए तो वाटर को किसमें लेना है, लिक्विड में। अगर गैस में बनाना होगा तो वो बोले, अदरवाइज किसमें बनाएंगे, वाटर लिक्विड में ना। तो जिसका भी फॉर्मेशन बनाना है उसका 1 मोल बनाना है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। अब मुझे बताओ कि पानी में कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन और एक कौन है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, H2, तो यहाँ पर H2 लिख दो। और ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, O2, तो O2 लिख दो। बनाना कितना मोल है, हमेशा 1 मोल ही बनाना है। अगर फॉर्मेशन बोल दिया तो कितना मोल ही बनाएंगे, 1 मोल ही बनाएंगे। अगर आपने 2 मोल बना दिया फिर वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। 3 मोल बना दिया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज ओनली डिफाइंड फॉर 1 मोल। तो मुझे पानी का फॉर्मेशन लिखना था तो इसका 1 मोल बना दिया, किससे, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, मतलब जिससे मिलकर बना हुआ है।
किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को H2 और ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है O2। अब बैलेंस करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, मुझे लिखना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। मतलब क्या है, CO2 का कितना मोल बना, जिसका भी फॉर्मेशन लिखना है उसका एक मोल बना। CO2 का, CO2 गैस होती है, इसका कितना मोल बनाना है, 1 मोल। किससे बनाऊंगा, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। अब CO2 में कौन कौन आ रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन नेचर में किस फॉर्म में मिलती है, C सॉलिड। और ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलती है, O2 गैस। उसको बैलेंस कर दो, यहाँ पर बॉन्ड एक ही होना चाहिए ना। तो जो भी एनर्जी में चेंज होगा उसे क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब एनर्जी निकल भी सकती है और देनी भी पड़ सकती है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो, मुझे क्या लिखना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3। F मतलब फॉर्मेशन, मतलब Fe2O3 करना मतलब कितना मोल बनाना है इसका, Fe2O3 का कितना मोल बनाना है, 1 मोल। और हमेशा किससे बनाना है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। तो बताओ इसमें आयरन और ऑक्सीजन है कि नहीं है। आयरन किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलता है, O2 फॉर्म में। तो हमें क्या लिखना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है हम लोगों को किसका, Fe2O3 का। मतलब 1 मोल बनाना है, 1 मोल बना दिया। किससे बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। तो इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है बताइए, आयरन और ऑक्सीजन। तो आयरन किस फॉर्म में मिलता है, Fe सॉलिड। और ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलता है, O2 गैस। बैलेंस कर दो, बनाने यहाँ पर 1 मोल। तो आयरन कितना है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2। तो जो भी एनर्जी में चेंज होगा उसे क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर आपको लिखना है तो आपको कितना मोल बनाना है, 1 मोल फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। क्लियर है। तो जो भी एक एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। अब एक चीज देखें, अगर मैंने ये रिएक्शन लिख दिया 2Fe+O3 और यहाँ बना दिया Fe2O3 और पूछा क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर देखो एक ही मोल बना हुआ है। 1 मोल किससे बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। इसमें कौन है, आयरन और ऑक्सीजन। तो आयरन नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, Fe में। और ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलता है, O2। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, O3। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना। तो जो ऑक्सीजन है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट O3 नहीं है, क्या है, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। तो आप लोग इस तरीके से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कर सकते हैं ना। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर आपको निकालना है किसी का, तो मैंने कहा था ना एनर्जी में जो चेंज, तो क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो रिएक्शन का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है वो कैसे निकालोगे, समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जब भी किसी रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, डेल्टा एच निकालना है, तो आप लोग क्या करोगे, प्रोडक्ट की एंथैल्पी या प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। मैं आपको बता दूं, देखो इस चैप्टर का अभी एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा एच निकालना है। तो या तो डेल्टा एच निकालने के लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे या फिर करेंगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। आपको पूरे चैप्टर में आपको बता दूं, पूरे चैप्टर में अगर आपको डेल्टा एच निकालना है तो पूरे चैप्टर में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। अगर आपको डेल्टा एच निकालना है तो प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, केवल दो केस को छोड़कर, केवल दो को छोड़कर। अगर आप लोगों को कंबशन की एंथैल्पी दी हुई है, किसी चीज को जला रहा है, या फिर आप लोगों को दी हुई है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, किसी चीज को तोड़ रहा है, बॉन्ड को तोड़ रहा है, तो या तो किसी को जला रहा है या फिर किसी को तोड़ रहा है, दोनों बर्बाद करने की कंडीशन है। या तो किसी का कंबशन कर रहा है या किसी के बॉन्ड तोड़ रहा है, तो आएगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट की एंथैल्पी। अदरवाइज पूरे चैप्टर में क्या चलना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो देखो फॉर्मूला याद करवा दिया मैंने आप लोगों को, डेल्टा एच अगर आपको निकालना है तो पूरे चैप्टर में क्या करना है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, केवल दो जगह को, एक एंथैल्पी ऑफ कंबशन और एक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इनमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं ना। चले, और नोट लगाया मतलब स्टैंडर्ड हो गया, नहीं लगा तो सिंपल किसी भी कंडीशन पर हो सकता है ना। अब देखो यहाँ पर क्या किया है, बाई कन्वेंशन डेल्टा एफ एच नोट, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है ऑफ एन एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड इज टेकन एज। तो यहां पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई एलिमेंट एलिमेंटल स्टेट में, जैसे आपके पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट, अगर वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में और स्टैंडर्ड स्टेट में, जैसे हाइड्रोजन है तो किस फॉर्म में मिलता है, H2 गैस। ऑक्सीजन O2 गैस, अभी बताया था मैंने। क्लोरीन Cl2 गैस, ब्रोमीन Br2 लिक्विड, ये स्टैंडर्ड है ना। आयोडीन I2 सॉलिड, ये स्टैंडर्ड है ना। अगर कोई अपना एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट में और स्टैंडर्ड स्टेट में, तो उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना मानते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड स्टेट में 0।
तो देखो कार्बन जो होता है उसका स्टैंडर्ड स्टेट होता है ग्रेफाइट, सल्फर का स्टैंडर्ड स्टेट होता है, स्टैंडर्ड से बता दो मोस्ट स्टेबल स्टेट रोम्बिक, फॉस्फोरस का स्टैंडर्ड स्टेट होता है वाइट। अब इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, आप लोग अभी 11th क्लास में हैं, तो ये हम लोग थोड़ा सा भी होल्ड पर रख लेते हैं एक बार। H2 का H2 गैस पता था, ऑक्सीजन का O2 गैस, ब्रोमीन का Br2 लिक्विड। अगर क्लोरीन होता तो क्लोरीन का क्या होता, देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ क्लोरीन का F2 गैस, Cl2 गैस, Br2 लिक्विड और I2 सॉलिड, ये स्टैंडर्ड स्टेट है ना। अगर आपके पास H प्लस एक्वस है ना, आयरन किस फॉर्म में है, Fe सॉलिड फॉर्म में है ना। तो इन सभी का जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है वो कितना होता है, 0 0 0 0 0 0 0। ये किस तरीके से काम आएंगे वो बात की बात है। अगर आप एक एलिमेंट है अपनी एलिमेंट स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में है तो उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना मानते हैं हम लोग, 0। कितना मानते हैं, 0। फॉस्फोरस का हम लोग कौन सा लेते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस। वैसे फॉस्फोरस का स्टैंडर्ड जो होता है, जो स्टेबल स्टेट होता है वो होता है ब्लैक फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के 3 एल्ग्रुप होते हैं, एक व्हाइट, एक रेड और एक ब्लैक। तो जो स्टेबल होता है वो ब्लैक वाला होता है, लेकिन हम लोगों ने स्टैंडर्ड क्या माना है, व्हाइट। तो स्टेबल तो कौन सा होता है, ब्लैक वाला, लेकिन व्हाइट नेचर में अबंडेंट फॉर्म में है, मतलब ज्यादा मात्रा में है ना, ज्यादा अमाउंट में। तो इसलिए हम लोग इसका स्टैंडर्ड स्टेट क्या मान लेते हैं, व्हाइट। होना चाहिए था वैसे ब्लैक, ब्लैक स्टेबल वाला है, लेकिन हम लोगों ने क्या लिया है, व्हाइट, क्योंकि व्हाइट यहाँ पर काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा अमाउंट में है ना। तो आप लोग याद कर लेंगे। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो आप लोगों ने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या पढ़ा, आपको एक मोल बनाना है फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। नेक्स्ट देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जब आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखना हो, यहाँ लिखा हुआ है डेल्टा एच एच, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी, सी मतलब कंबशन की है ना। तो कंबशन मतलब जलाना। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब होता है कि आप लोग एक मोल सब्सटेंस लो, उसको जला डालो। और जलाना भी कैसा है, कंप्लीट, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। जो काम करना है अच्छे से करना है ना। अगर जला रहे हैं तो अच्छे से जलाना है, पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ना है ना। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब एक मोल लो और उसको जला दो पूरा अच्छे से। मतलब अगर कार्बन है ना तो पूरा जल जाना चाहिए, सीओ में जला फिर एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं होगा, पूरा जल जाना चाहिए। हाइड्रोजन है तो कितने जल जाना चाहिए, H2O में। सल्फर है तो कितने जल जाना चाहिए, SO2 में। तो आप लोगों को कंबशन का मतलब एक मोल जलाना है, और वो भी कंप्लीटली, वो भी कंप्लीटली। और बताओ किसी भी चीज को जलाते हैं तो वो रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, हमेशा एनर्जी निकलती है। अगर आपको विश्वास ना हो तो घर पर कोई भी चीज को आप लोग जलाकर देख लेना ना। मान लीजिए आपकी टेबल है, टेबल को जलाना, बगल में खड़े होना और फील करना आपको हीट फील हो रही है कि नहीं हो रही है। तो किसी भी चीज को जब हम लोग जलाते हैं तो एनर्जी हमेशा क्या होती है, निकलती है। तो जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन होती है वो हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता था एक्सो एंड, लेकिन कंबशन हमेशा कैसा होता है, एक्सो। किसी भी चीज को जलाओगे तो एनर्जी निकलेगी। तो देखो मुझे क्या लिखना है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, देखो यहाँ पर दिया होगा, लिखता हूं। तो आपको लिखना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। तो मतलब जिसका भी लिखना है उसके एक मोल को जलाना है। तो मैंने कार्बन ले लिया, उसके कितने मोल को जलाना है, एक मोल को जला। तो किसकी हेल्प से जलाते हैं, ऑक्सीजन। तो कंप्लीटली जलाना है, कितने आ रहा है। मुझे लिखना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4। तो मतलब क्या करना है, CH4 का एक मोल लिया, CH4 लिया और उसको जलाना है एक मोल। जिसका भी कंबशन लिखना है उसके एक मोल को जलाना है। जलाने के लिए क्या लिया, ऑक्सीजन। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाता हूँ तो कार्बन क्या बनाएगा, CO2, और हाइड्रोजन क्या बनाएगा, H2। जब तक कुछ ना बना जाए तो पानी लिक्विड में लेना है ना। अब देखो इसके एक मोल को जला दिया कंप्लीटली, बैलेंस कर दो, लेना तो इसका तो एक ही मोल लेना है। अब बताओ कितना कार्बन है, एक। हाइड्रोजन कितना है, 4। तो यहाँ पर कितना कार्बन, 2 हो गया। ऑक्सीजन देखो 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर कितना हो गया। तो किसी भी चीज का कंबशन लिखना है मतलब उसके एक मोल को आप लोग कंप्लीटली जला दो। क्लियर। अब देखो नीचे रिएक्शन में लिखा है C+half O2 क्या एंथैल्पी कंबशन है, नहीं। क्यों, क्योंकि कार्बन पूरा नहीं जला, कार्बन पूरा नहीं जला। मैंने कहा है कंबशन जब होगा जब किसी चीज को पूरा जला दो। तो कार्बन अगर लिया है तो कार्बन किसमें कन्वर्ट होना चाहिए था, CO। हुआ क्या, नहीं। तो ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इस रिएक्शन के आगे मैं डेल्टा CH नहीं लिख सकता। लेकिन ऊपर वाले रिएक्शन में देखो, दोनों रिएक्शन में अगर आप लोग देख रहे हो तो डेल्टा H नेगेटिव लिखा है, क्योंकि कंबशन की एंथैल्पी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। हमेशा एनर्जी क्या होगी, निकलेगी, है ना। चलो तो यहाँ पर देखो, और मैंने कहा था इस पूरे चैप्टर में 2 जगह रिएक्टर माइनस प्रोडक्ट करूंगा, एक कंबशन में और एक बॉन्ड डिसोसिएशन में। तो देखो यहाँ पर हो रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, क्या लिखा है मैंने, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो किसी का भी कंबशन लिखना आ गया। अब देखो आपको एक
मजे की बात बताता हूँ, आप लोग एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं। देखो, मैंने कहा कि आपको लिखना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो आप लिखना सीख गए होंगे। मतलब क्या है, H2O का फॉर्मेशन करना है, मतलब जिसका भी फॉर्मेशन करना है उसका एक मोल बनाना है, तो रिएक्शन क्या लिखोगे बताओ, H2O का एक मोल बनाना है। फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन है यहाँ पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो क्या लिखोगे H2 प्लस O2, O2 कितना लोगे का, तो ये तो रिएक्शन आएगा। तो अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है वाटर का तो ये तो रिएक्शन लिखो। दूसरा देखो, मैंने आपसे कहा आपको लिखना है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। अब कंबशन करना है, कंबशन मतलब एक मोल जलाना है, तो मैंने H2 का कितना मोल लिया है यहाँ, एक मोल लिया, और इसको जलाना है कंप्लीटली, कंप्लीटली जलाऊंगा तो कितने बनेगा H2, इसका एक मोल लेना है, बैलेंस तो यहाँ पर कितना आ गया। मतलब मजे की बात देखिए आप लोगों ने, जब मैंने आपसे बोला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर तो आपने ये रिएक्शन लिखा, जब मैंने बोला एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन तो भी सेम रिएक्शन बना। तो इसका मतलब क्या है कि जितना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर होता है उतना ही एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर या फिर बोलता हूँ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, तो दोनों का मतलब सेम। आप रिएक्शन लिखकर देखिए, अगर दोनों रिएक्शन सेम बन रही है मतलब दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी से एक तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, रिलेट कर सकता हूँ, पर वो तभी कर पाओगे जब आप लोग चीजें अच्छे से समझोगे, है ना। तो अभी तक मैंने क्या बताया, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, उसमें बताया था कि रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर जाने चाहिए तो जो भी एनर्जी में चेंज होगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब आपको एक मोल बनाना है फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। एंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब एक मोल को जलाना है, वो भी कंप्लीटली, कार्बन CO2 में, हाइड्रोजन H2O में और सल्फर SO2 में जल जाना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट क्या आता है, कैलोरीफिक। तो अगर मैं कैलोरीफिक वैल्यू की बात करता हूं तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए, पहले देखते हैं हम लोग फिर डेफिनेशन पर जाएंगे। आपके पास एक फ्यूल ए है और एक फ्यूल बी है। अगर आप लोग सभी देख पा रहे हैं, फ्यूल ए मैंने 10 ग्राम लिया है और 10 ग्राम का कंबशन करने पर मुझे कितनी एनर्जी मिल रही है, 100 जूल। इसी तरह एक फ्यूल बी लिया है, उसका 10 ग्राम में कंबशन कर रहा हूँ, कितनी एनर्जी मिल रही है, 300 जूल। तो दो फ्यूल है, फ्यूल ए और फ्यूल बी। फ्यूल ए के 10 ग्राम को जलाने पर टोटल एनर्जी मिली, तो मुझे बताओ 1 ग्राम को जलाने पर कितनी मिली, 100। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं बताओ, फ्यूल ए के 10 ग्राम का कंबशन करने पर 100 जूल मिली, तो 1 ग्राम का कंबशन करने पर कितनी मिलेगी 10। इसी तरह फ्यूल बी के 10 ग्राम को कंबशन करने पर 300 जूल मिलेगी, दिया होता डाटा, तो 1 ग्राम के कंबशन से कितनी मिलेगी, 30। तो अगर आपके पास कोई फ्यूल है तो फ्यूल के 1 ग्राम का कंबशन करने पर जितनी एनर्जी मिलेगी ना उसे बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। कोई भी आपके पास फ्यूल है या फिर कोई भी आपने मान लो फूड खाया, तो जब भी हम लोग कुछ खाते हैं तो एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है, तो उसके 1 ग्राम से जितनी एनर्जी मिल रही है ना उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू या फिर फ्यूल वैल्यू। कितने ग्राम से, 1 ग्राम से। तो जब भी अगर एग्जामिनर पूछे कि कैलोरीफिक वैल्यू और फ्यूल वैल्यू क्या होती है, तो उसके 1 ग्राम को जला दो, जितनी एनर्जी मिलेगी उसे क्या बोल दूंगा मैं, कैलोरीफिक वैल्यू। तो बताओ फ्यूल ए का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, 10 जूल, क्योंकि 1 ग्राम को जलाने पर इतना ही मिल रहा है। और फ्यूल बी का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, 30 जूल, क्योंकि 1 ग्राम को जलाने पर इतना ही मिल रहा है। अब सोचो एक आपके पास फ्यूल ए और एक फ्यूल बी है, दोनों का आपने स्कूटी में डलवाया हुआ है या कार में डलवाया हुआ है, तो बताओ कौन सा अच्छा फ्यूल होगा, इसका भी 1 ग्राम इसका भी 1 ग्राम, कौन ज्यादा चलेगी, बी वाला। क्योंकि बी वाले के 1 ग्राम के कंबशन से 30 जूल एनर्जी मिल रही है, 30 जूल, तो वो ज्यादा दूर तक जाएगी कि नहीं जाएगी। तो ए का कैलोरीफिक वैल्यू था 10 और बी का कैलोरीफिक वैल्यू था 30। तो जिसका भी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है फ्यूल का, आपको ज्यादा एनर्जी देगा ना। तो वो फ्यूल कैसा होगा, अच्छा या बेकार, अच्छा होगा अगर ज्यादा एनर्जी दे रहा है तो आप लोगों को। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू मीन गुड फ्यूल। मतलब अगर आप लोग कहीं पर फ्यूल परचेज करने जा रहे हैं तो आप लोग उसका क्या देखें, कैलोरीफिक वैल्यू। जिस भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है मतलब वो आपको ज्यादा एनर्जी देगा उसके 1 ग्राम को जलाने में, है ना। तो यहाँ पर यही लिखा है कैलोरीफिक वैल्यू और फ्यूल वैल्यू में, हीट इवॉल्व व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस या फिर फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न्ड या फिर ऑक्सीडाइज, है ना। तो 1 ग्राम फ्यूल को जलाने पर जितनी एनर्जी मिलती है उसे क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे मैंने यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 1 मोल ग्लूकोज दिया हुआ है C6H12O6, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई हुई है, तो जो भी ऑक्सीजन के साथ करा रहा हूँ मतलब उसको जला रहा हूँ, है ना।
तो 1 मोल ग्लूकोज लिया, उसको मैंने जला दिया। 1 मोल ग्लूकोज लिया, उसको जला दिया। कार्बन किसमें, CO2 में, हाइड्रोजन किसमें, H2 में। ये हीट ऑफ कंबशन होगा ना। हीट ऑफ कंबशन कितना है, -2800 किलो जूल। मुझे पता है कंबशन हमेशा कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, तो नेगेटिव है। तो मुझे बताओ 1 मोल ग्लूकोज को जलाने पर कितनी एनर्जी मिली आपको, 2800 किलो जूल। इतनी मिली ना, इतनी निकली। तो 1 मोल ग्लूकोज को जलाने पर 2800 किलो जूल एनर्जी मिली आपको। तो 1 मोल ग्लूकोज का वेट होता है, अगर आप लोग निकालोगे, मोलर मास होता है 180 ग्राम, 180 ग्राम। तो बताओ 1 मोल मतलब 180 ग्राम हो गया ना इसका मोलर मास। तो 180 ग्राम को जलाने पर कितनी मिली, 2800 किलो जूल मिल रही है। तो 1 ग्राम को जलाने पर कितनी मिलेगी, 2800 अपॉन 180। तो ये कितना हो गया, 15.5 किलो जूल। तो 1 ग्राम ग्लूकोज को जलाने पर मुझे मिली 15.5 किलो जूल। तो ये ग्लूकोज की क्या हो जाएगी, कैलोरीफिक वैल्यू या फिर फ्यूल वैल्यू 1 ग्राम को जलाने पर। अब आया क्या, देखो करा क्या, 2800 क्या था, अगर आप लोग देखो हीट ऑफ कंबशन था, और 180 क्या था, ग्लूकोज का मोलर मास। तो बताओ क्या बन गया आप लोगों के पास कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला, तो हीट ऑफ कंबशन अपॉन मोलर मास। तो अगर ये फॉर्मूला याद करना चाहते हो तो फॉर्मूला याद कर ले डायरेक्ट, हीट ऑफ कंबशन अपॉन मोलर मास। अदरवाइज इतनी बकवास करने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है ना। 1 ग्राम फ्यूल को जलाने पर जितना मिलेगा। अब 180 ग्राम को जलाने पर अगर 2800 किलो जूल मिला, तो 1 ग्राम को जलाने पर निकाल सकते हो। जैसे मैंने कहा CH4 के 1 मोल को जलाने पर, मान लीजिए CH4 के 1 मोल को जलाने पर मान लीजिए 100 जूल एनर्जी, 100 किलो जूल एनर्जी मिल रही है। तो कैलोरी वैल्यू बताओ। तो बताओ 1 मोल को जलाने पर कितनी मिली, 100 किलो जूल। 1 मोल मतलब कितना होगा, 12 + 4 16 ग्राम। तो 16 ग्राम को जलाने पर कितनी मिली, 100। तो 1 ग्राम को जलाने पर कितनी मिल जाएगी, 100/16। ये क्या हो जाएगा आपका कैलोरी वैल्यू। तो आप लोग कर सकते हैं ना, इतना आप लोगों को फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो डेल्टा कंबशन H/मोलर, इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट देखें, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की अगर मैं बात करूं, तो फ्यूजन मतलब क्या होता है, फ्यूज मतलब गलना। गलता कौन है, सॉलिड। लिक्विड में तो गलता है। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब क्या हो गया, कि जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। अब मुझे बताओ सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। मैं सॉलिड हूँ, लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कैसा होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, देनी पड़ेगी, पॉजिटिव। ये रटना नहीं है डाटा, बस आपको बताना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड क्या बना रहा है, गैस बना रहा है। लिक्विड क्या बना रहा है, गैस। तो आप बताओ पानी, पानी लिक्विड में होता है, उसको गैस बनाना है, वेपोराइज करना है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो ये भी कैसा प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन मतलब 1 मोल लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन देखो ये भी पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब क्या होता है, सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। तो हम बताओ सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो इसमें भी तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ये भी कैसा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। तो देखो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कितना होगा, पॉजिटिव आ रहा है ये भी। तो फ्यूजन मतलब क्या हो रहा है, 1 मोल सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सभी 1 मोल गैस में। और सब्लिमेशन मतलब क्या हो रहा है, सॉलिड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। यहाँ पर देखो I2 सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, I2 गैस। कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, एक होता है हैश लो, अभी आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। हैश ने क्या कहा, हैश लो, ऐश नहीं, हैश लो है ना। तो ऐश लो नहीं, अगर ऐश लोगे तो भैया फिर तो गए आप लोग, जिंदगी में ऐश ही करते रह जाओगे फिर, है ना। तो हैश लो क्या कहता है, हैश लो क्या कहता है, अगर मान लो आप लोग रिएक्टेंट से क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर आप लोग रिएक्टेंट से क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके एंथैल्पी में चेंज कितना होना है, डेल्टा। मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया तो 30 जूल एनर्जी चेंज हुई, मान लो, मानने में कोई बुराई नहीं। तो या तो डायरेक्ट जाओ, या फिर क्या कहता है, आपने रिएक्टेंट से पहले क्या बनाया, फिर ए से क्या बनाया, बी, और फिर बी से क्या बनाया आपने, सी। फिर बी से फिर डायरेक्ट बना लो प्रोडक्ट, है ना। तो इन्होंने कहा कि अगर रिएक्टेंट से एक तो डायरेक्ट बना रहे हो आप लोग प्रोडक्ट, तो मान लो एनर्जी में चेंज कितना हो रहा है, डेल्टा है। या तो सीधे सीधे चले गए, या फिर घूम फिर कर गए। घूम फिर कर कैसे गए, कि रिएक्टेंट से पहले ए बनाया, तो मान लो यहाँ एनर्जी चेंज हुआ, डेल्टा एच। फिर ए से क्या बनाया, बी, यहाँ पर कितना हुआ, डेल्टा H2। और फिर बी से प्रोडक्ट बनाया, कितना हुआ, डेल्टा H3। तो हैश ने क्या कहा, या तो आप लोग सीधा चला जाओ, या फिर घूम फिर कर जाओ, एनर्जी चेंज हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अगर सीधा गया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और 30 जूल एनर्जी में क्या हुआ, चेंज। तो घूम फिर कर जाऊंगा तब भी कितनी एनर्जी में चेंज होगा, 30 जूल। तो सीधा गया तो कितना होता, डेल्टा एच। और घूम फिर कर गया तो कितना हुआ, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस। तो ये दोनों ही क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। या तो सीधे चले जाओ या घूम फिर कर चले जाओ, जो एनर्जी चेंज होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। इसे कौन सा लो बोलते हैं हम लोग, हैश लो, है ना। अब देखो इसको हम लोग, मैंने नीचे लिखा हुआ है वो आप लोग देख लेना बाद में। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो
हम लोग एक रिलेशन निकालते हैं। क्या रिलेशन निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास क्या है, H2O सॉलिड है। तो H2O सॉलिड को आपको कन्वर्ट करना है पहले H2O लिक्विड में, और H2O लिक्विड को फिर कन्वर्ट करना है किसमें, H2O गैस में। तो बताइए आप लोग क्या होगा। सॉलिड को जब लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। गला रहे हैं ना। लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करने हैं तो इसे क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, मान लो मैं सीधा ही सॉलिड से किसमें चला गया, गैस में। तो आपको पता सीधा ही सॉलिड से गैस में अगर आप लोग चले जाओगे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सीधा चलेगा। तो हैश ने क्या कहा, या तो सीधा जाओ या डिफरेंट प्रोसेस से जाओ, एंथैल्पी चेंज क्या होगा, ठीक। तो सीधा गया तो कितना होगा, डेल्टा सब्लिमेशन एच, और इधर से गया तो कितना होगा, ये किसके बराबर हो गया, फ्यूजन एच प्लस। तो हम लोग लिख सकते हैं जो सब्लिमेशन की एंथैल्पी होती है वो किसके एंथैल्पी के इक्वल होती है, फ्यूजन की एंथैल्पी प्लस वेपराइजेशन की एंथैल्पी। इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग, नेक्स्ट क्या है, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, तो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन का मतलब होता है, ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिट करना है एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म। तो अगर एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में ट्रांजिट कर रही है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। जैसे यहाँ पर देखो आप लोग क्या कह रहे हैं, आपके पास ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट किसमें कट हो रहा है, डायमंड में। तो एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में जा रही है तो इसे क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन को क्या लिखते हैं, टी मींस टोटल, टी मींस ट्रांजिशन, डेल्टा टी एच, टी मींस ट्रांजिशन। वन एलोट्रोपिक फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म, इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। यहाँ देखो फॉस्फोरस के होते हैं रेड और व्हाइट, तो रेड किस में जा रहा है, व्हाइट में, या फिर व्हाइट किस में जा रहा है, रेड में। जैसे क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। अगर आपका एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में जा रहा है देन इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। एक और मैं आप लोगों को एनर्जी बताता हूँ, ये आप लोगों को पता लग गया होगा। एक और मैं आप लोगों को बताता हूँ, एंथैल्पी ऑफ अनसैचुरेशन। एंथैल्पी ऑफ अनसैचुरेशन, या इससे अच्छा हम लोग लिखें एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, एंथैल्पी ऑफ डेल हाइड्रोजनेशन एच है ना, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये क्या होता है, अगर मान लीजिए आप लोग पढ़कर आए, अगर आपके पास मान लीजिए एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, या डबल बॉन्ड है ना, इन्हें अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं ना। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई है, H2 के साथ। तो ये आप लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, H2 के साथ कराते हैं। अगर आपको याद हो निकिल प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में है ना, निकिल प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन आता है, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और एक एच यहाँ लग जाता है, एक एच यहाँ पर लग जाता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3 CH3। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होता है, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और ये अगर सिंगल बॉन्ड बन गया तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। तो अगर आपके पास कितना मोल कंपाउंड है, कितना मोल कंपाउंड है, एक मोल, एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। One mole of unsaturated compound is converted into saturated compound, then it is called enthalpy of hydrogenation. Enthalpy of hydrogen। जैसे आपके पास मान लो एल्कीन है, एल्कीन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये कितना मोल है, एक मोल। तो इसके हाइड्रोजन के लिए कितना चाहिए, 2H2। क्यों, क्योंकि पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, HH लगेगा, फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर HH लगेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3 और CH3, दो बॉन्ड ब्रेक होंगे ना अब यहाँ पर। तो अनसैचुरेटेड से क्या मिल गया आप लोगों को, सैचुरेटेड। इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। मैंने क्या बोला, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड से आपको क्या मिल जाना चाहिए, सैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे देखो मैंने यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर मान लो मैंने बेंजीन ले लिया, बेंजीन में कितने बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड। 3 पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने के लिए कितना चाहिए, 3H2। तो बताओ क्या होगा, ये बॉन्ड टूट का HH, HH और HH हो जाएगा। तो इसे क्या बोलूंगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसे क्या बन गया, सैचुरेटेड। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड ही बन रहा है तो इसे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं बोलूंगा। जैसे मैंने क्या बोला, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, अगर केवल एक H2 ले लेता है यहाँ पर तो एक बॉन्ड ब्रेक होता, तो HS लगता तो क्या बनता, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये भी अनसैचुरेटेड है और ये भी कैसा है, अनसैचुरेटेड। तो ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन
नहीं होगा। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा क्या है, क्विक रिवीजन देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था किसके बारे में, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो मैंने आपको बताया था अगर डेल्टा एच किसी रिएक्शन का नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक, और डेल्टा एच किसी रिएक्शन का पॉजिटिव है एंडोथर्मिक, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच दिया हुआ है, उस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डेल्टा एच भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड कर दूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। रिएक्शन को अगर रिवर्स कर दूंगा तो डेल्टा एच का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। हीट ऑफ रिएक्शन क्या बताया था मैंने आप लोगों को, रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट करने चाहिए तो जो एनर्जी में चेंज होगा। हीट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में मैंने क्या बोला था कि 1 मोल बनाना है फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, और इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। कंबशन में मैंने क्या बोला था आप लोगों को, 1 मोल जलाना है वो भी कंप्लीटली, कार्बन CO2 में, हाइड्रोजन H2 में और सल्फर SO2 में, है ना, 1 मोल जलाना है। कैलोरीफिक वैल्यू में बताया कि 1 ग्राम को जलाने पर जितनी एनर्जी मिलेगी उसे क्या बोलेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू। और कंबशन में क्या करते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ये मैंने आपको बताया था, और हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। इसके बाद मैंने फ्यूजन बता दिया, फ्यूजन मतलब सॉलिड लिक्विड में, वेपराइजेशन लिक्विड गैस में, और सब्लिमेशन सीधा सॉलिड किसमें, गैस में। उसके बाद मैंने आपको बताया ट्रांजिशन, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक एल्यूरोफिक फॉर्म से दूसरी एल्यूरोफिक फॉर्म में जा रहा है। और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन में मैंने आपको बताया कि 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सारी एंथैल्पीज क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, और फिर हम लोग क्या लेंगे, प्रॉब्लम्स लेंगे, है ना। तो सही बच्चे अच्छे से इसको देखें, और अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग इसको आगे भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि और भी बच्चे इसका क्या उठा सके, बेनिफिट उठा सके। चलिए बेटा, थैंक यू।